उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ट्रैफिक जैम के बारे में बताएंगे जो नाकाबिले यकीन हद तक 8 सालों तक कायम रहा। इस ट्रैफिक जैम ने कैसे दुनिया भर की मईशत पर मनफी असर डाला और 8 साल गुजर जाने के बाद इसे कैसे क्लियर किया गया, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, 2015 बीजिंग हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हुआ जिसने 50 लेन के हाईवे को बुरी तरह से ब्लॉक कर दिया। इसी तरह 1980 में फ्रेंच ऑटो रूट हाईवे ट्रैफिक जाम इतना शदीद था कि 175 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रहीं। पेरिस से लेकर लियोन तक इस ट्रैफिक जाम को क्लियर होने में कई दिन लग गए, जबकि ब्राजील, जर्मनी और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में ट्रैफिक जैम होते रहते हैं, जहां गाड़ियां 12-12 दिन तक भी फंसी रहने की खबरें मिलती हैं। मगर आज हम जिस ट्रैफिक जैम के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसको जानकर यकीनन आप हैरानों परेशान रह जाएंगे। ये ट्रैफिक जाम कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ घंटों पर मुश्तमिल नहीं था, बल्कि पूरे 8 सालों तक चलता रहा। दुनिया का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल ट्रैफिक जैम सुएज कनाल में पेश आया था, जहां बहरी बेड़े और इनमें मौजूद हजारों क्रू मेंबर्स अगले 8 सालों तक बुरी तरह से फंसे रहे थे। हाईवे और एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक जैम खुलवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कई दिन लग सकते हैं, लेकिन सुएज कैनाल में ट्रैफिक जाम को खुलवाना किसी के बस की बात नहीं थी। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सुएज कैनाल दुनिया का सबसे अहम बहरी तिजारती रास्ता है। यही वजह है कि इस कैनाल से यौमिया 14,000 बहरी जहाज गुजरते हैं। 1869 से पहले जब शिपिंग इंडस्ट्री के पास सुएज कैनाल का तोहफा नहीं था, तो यूरोप और एशिया के दरमियान बहरी जहाजों को पूरे बरआज़म अफ्रीका से घूमकर यूरोप जाना पड़ता था। सुएज कैनाल ने बहरी तिजारत का महीनों का सफर दिनों में बदल दिया और अब यूरोप से बहरी जहाज मेडिटेरियन सी से होते हुए बराह रास्त रेड सी तक पहुंचकर बरआज़म एशिया तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इस रूट को इस्तेमाल करके हर बहरी जहाज 10,000 किलोमीटर का फासला बचा लेता है। इसके अलावा अफ्रीकी समंदरों में पाए जाने वाले बहरी कज़ाक यहां से गुजरने वाले बहरी जहाजों को लूट लिया करते थे, जिनमें सोमालियन पायरेट्स और वेस्ट अफ्रीकन पायरेट्स काफी मशहूर हैं। ये पायरेट्स बहरी जहाजों को जबरदस्ती रोककर करोड़ों डॉलर्स का माल लूट लिया करते थे और क्रू को यरगमाल बना लेते थे और अपनी डिमांड्स भी पूरी करवा लेते थे। सुएज कैनाल ने इन शिप्स को लंबे फासले के साथ साथ इन समुद्री डाकुओं से बचाने का काम भी किया। प्यारे साथियों, ये वाकया है 15 जून 1967 का, जब सुबह सवेरे 15 कार्गो शिप्स सुएज कैनाल के मेडिटेरियन साइड से दाखिल होते हैं। आमतौर पर इन शिप्स को कैनाल क्रॉस करने में 12 घंटे लगते हैं, लेकिन आज इनका ये घंटों का सफर सालों तक लंबा होने वाला था। इस बात की भनक उनको जरा बराबर भी नहीं थी। ये वो दौर था जब मिस्र और इसराइल के दरमियान पहले से ही कुछ तनाज़ात चल रहे थे और दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारियां बड़े जोरों शोर से जारी थी। नक्शे पर देखा जाए तो ये लाइन इसराइल और मिस्र का बॉर्डर है। इस बॉर्डर से सुएज कैनाल बहुत दूर यानी 200 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पूरे हिस्से को सिनाई पेनिनसुला कहा जाता है, क्योंकि वो बॉर्डर से काफी दूर थे। इसी वजह से ना तो मिस्र और ना ही इन 15 कार्गो शिप्स को इसराइल के साथ बढ़ती टेंशन की परवाह थी। और उस दिन कुछ यूं हुआ कि टेंशन से उबलने वाला लावा फट पड़ा और अचानक जंग की शुरुआत हो गई। इसराइली फोर्सेस ने मिस्र पर सरप्राइज अटैक कर दिया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर सुएज कैनाल के गिर्द कई रॉकेट्स और हवाई जहाज आ गिरे। हालात इतने खराब हो गए कि मिस्री फोर्सेस ने फौरन सुएज कैनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अगले 6 दिनों तक कड़ी झड़पें चलती रहीं, लेकिन इसराइली फोर्सेस पेनिनसुला पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गई। नाज़रीन गिरामी, इसके बाद इसराइल और मिस्र का नया बॉर्डर बन चुका था। वो सुएज कैनाल ही था जो इन दोनों ममालिक को एक दूसरे से अलग किए हुए था। ये मिस्र के लिए एक बहुत बुरी हार थी। इसराइली फोर्सेस कैनाल को पार करके मजीद आगे न बढ़ी, इसलिए मिस्र ने सुएज कैनाल की दोनों साइडों पर कश्तियां खड़ी कर दी और अपने पुल खुद ही तबाह कर दिए और पूरे कैनाल में जगह जगह माइंस इंस्टॉल कर दी। और ऐसा करने की सिर्फ एक ही वजह थी कि उस कैनाल को इसराइल के साथ साथ कोई भी इस्तेमाल ना कर पाए। इस दौरान 15 कार्गो शिप्स फंस गए। इनके वेस्ट में मिस्री फोर्सेस और इनके ईस्ट में इसराइली फौजें थी। ये ना ही वापस मेडिटेरियन सी में जा सकते थे और ना ही रेड सी में। मुख्तसर ये कि इन शिप्स के पास इसी लोकेशन पर खड़े रहकर इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था।
इनके अलावा और भी कई 100 शिप्स थे जिनको मेडिटेरियन और रेड सी में ही रोक दिया गया था। सब इसी उम्मीद पर खड़े थे कि शायद मामला सुलझ जाए, लेकिन मामला मजीद गंभीर होता जा रहा था। दिन गुजरते गए और दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में तब्दील हो गए, मगर इसराइल और मिस्र के दरमियान कशीदगी खत्म ना हो सकी। इस सब का नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा था। शिपमेंट्स ताखीर का शिकार हो गई और फ्राइट चार्जेस कई गुना तक बढ़ा दिए गए। जो शिप्स पहले सुएज को इस्तेमाल करके यूरोप से मिडिल ईस्ट या एशिया जाया करते थे, इनको अब दोबारा से बरआज़म अफ्रीका से घूमकर जाना पड़ रहा था। इस जंग की वजह से जहां पूरी दुनिया को नए चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे थे, वहीं ट्रैफिक जाम में फंसे 15 शिप्स और इनमें मौजूद अमला सख्त मुसीबत में गिरफ्तार थे। इनमें बरतानिया, जर्मनी, स्वीडन, पोलिश, फ्रांसीसी और अमेरिकन शिप्स शामिल थे। नाज़रीन गिरामी, कई महीनों बाद जब इनको ये क्लियर हो गया कि मसला इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, तो शिपिंग कंपनीज ने ज्यादातर अमले को वापस बुलवा लिया, जबकि एक एक शिप पर 10 लोगों को मेंटेनेंस के लिए छोड़ दिया गया। हर दूसरे तीसरे महीने उन 10 लोगों का अमला भी तब्दील करके नया अमला भेजा जाता था, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद एक दिन वो अपनी फंसी हुई शिप्स निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इतने अरसे तक एक साथ रहते रहते 15 शिप के अमले में दोस्ती बढ़ती गई। उन्होंने अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालने के लिए एक्टिविटीज का इंतजाम भी किया। जर्मन शिप पर एक छोटा सा चर्च खोला गया जहां हर अतवार को सारे क्रिश्चियन जमा होते। बल्गेरियन शिप पर रोज मूवी नाइट का बंदोबस्त किया जाता। स्वीडिश शिप पर पूल पार्टीज और ब्रिटिश शिप पर फुटबॉल खेली जाती थी। यहां तक कि इन्होंने बिटर लेक के बीचों बीच ओलंपिक गेम्स भी करवा डाली, जिनको बिटर लेक ओलंपिक्स 1968 का नाम दिया गया था। एक के बाद एक साल गुजरता गया। साल गुजरते जा रहे थे, मगर ये बहरी जहाज एक ही जगह पर खड़े रहे। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि इनके ऊपर मिट्टी की तह जमना शुरू हो गई, क्योंकि ये न्यूट्रल शिप्स थे और इनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए इनको खाना पीना पहुंचाने के लिए ना तो इसराइल को एतराज था और ना ही मिस्र को। 6 सालों बाद यानी 1973 की दहाई में यह जंग एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई, लेकिन इस बार हमले की शुरुआत मिस्र की जानिब से हुई थी। मिस्र अपनी पूरी ताकत के साथ साइनाई पेनिनसुला में घुसा और इस्राइली फोर्सेस को काफी अंदर धकेल दिया। दोनों तरफ से भरपूर हमले किए गए, लेकिन इस बार एक इस्राइली रॉकेट न चाहते हुए भी फंसे हुए अमेरिकन शिप पर जा लगा और वो तबाह होकर डूब गया। आखिरकार 24 अक्टूबर 1973 दोनों के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और दोनों ममालिक ने अपने अपने फौजी दस्ते वापस बुलवाना शुरू कर दिए। 6 साल तक चलने वाली जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन ट्रैफिक जाम में फंसे शिप्स के लिए जैसे अभी तक ये जंग चल रही हो। इन 6 सालों में सुएज कैनाल के अंदर बोट्स, शिप्स, प्लेन्स और रॉकेट का मलबा बिखर चुका था। इसके अलावा मिस्र ने यहां पर माइंस भी इंस्टॉल कर रखी थी। इसी वजह से शिप्स का यहां से निकलना अभी भी मुमकिन नहीं था। सुएज कैनाल को अच्छी तरह साफ करने में मिस्र को अगले 2 साल लग गए। 5 जून 1975 वो दिन था जब सुएज कैनाल को 8 सालों बाद खोला गया। इतने लंबे अरसे साथ रहने के बाद 14 शिप्स का अब सुएज कैनाल को छोड़ने का वक्त आ चुका था। ये शिप्स जब वापस अपने ममालिक पहुंचे तो इनका खूब धूमधाम से इस्तकबाल किया गया। पूरे 8 सालों तक बंद रहने के बाद सुएज कैनाल में ट्रैफिक दोबारा से बहाल होने लगी। इतना बड़ा ट्रैफिक जाम इससे पहले तारीख में न हुआ था और न ही इसके बाद आज तक हुआ। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।